नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। मोदी चीन की पावर देख ट्रंप फायर हो गए। आपको बताऊंगा कि आखिर चीन की सड़कों पर क्यों मिसाइल, टैंक, फाइटर आसमान में उतर आए, क्यों चीन की सड़कों पर सेना उतर आई, आखिर जिनपिंग ने ट्रंप को कैसे ताकत दिखाई। न सिर्फ ताकत दिखाई, जिनपिंग ने ट्रंप को धमकी भी दी है इशारों इशारों में। जवाब में ट्रंप ने क्या कहा आपको बताऊंगा। उस मंच पर मौजूद थे जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, शाहबाज की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई और इस कदर बेइज्जती हुई है कि पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। क्या न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह शाहबाज शरीफ की बेइज्जती कैसे हुई और कैसे पुतिन के आगे इंडिया इंडिया गिड़गिड़ाने लगे शाहबाज। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, सैलाब में डूबने लगी दिल्ली। दिल्ली का हाल क्या है आपको दिखाऊंगा। और दिल्ली से सटे नोएडा में 1,500 फार्म हाउस पानी में डूब गए। पंजाब लिए चलूंगा। पंजाब के हाल ऐसे हैं कि देश के कई एक्टर्स और क्रिकेटर ने पंजाब के कई गांवों को गोद ले लिया है। अगली बड़ी खबर, बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर घमासान हो गया है। क्यों मदनी और हेमंता बिस्वा शर्मा आपस में भिड़ गए हैं और ऐसे भिड़े कि हेमंता ने मदनी को जेल भेजने तक की धमकी दे दी तो मदनी ने हेमंता को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी है। बताएंगे क्यों हुआ यह घमासान। अगली बड़ी खबर, बात करेंगे आपके लिए खुशखबरी है, सस्ते जीएसटी का गिफ्ट मिलने वाला है। आपको बताऊंगा क्या कुछ महंगा हो सकता है और क्या कुछ सस्ता होने वाला है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइन। एससीओ की बैठक के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ। चीन ने सैन्य ताकत दिखाई। विक्ट्री डे परेड में पुतिन और किम जोंग उन हुए शामिल। दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। सेमीकंडक्टर तकनीक से जुड़े कई प्रोजेक्ट और उत्पादों को देखा, विशेषज्ञों से बात की। कल प्रधानमंत्री ने ही समिट का उद्घाटन किया था। दिल्ली में अमित शाह के घर बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बिहार के पटना में आरजेडी विधायक दल की बड़ी बैठक, तेजस्वी ने पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की, चुनावी रणनीति और सीटों पर मंथन किया। दिल्ली की वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक हुई। टैक्स पर बड़ा फैसला हो सकता है, आम आदमी को बड़ी राहत की उम्मीद। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। मराठा कैबिनेट उप समिति की तर्ज पर अब ओबीसी उप समिति के गठन का फैसला। 6 सदस्यों की यह समिति ओबीसी समुदाय के मुद्दों के समाधान के लिए काम करेगी। मराठा आरक्षण से नाराज ओबीसी समुदाय को साधने की तैयारी। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन के पास धरना दिया, पुलिस ने बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को हटाया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा में 1,500 से ज्यादा फार्म हाउस डूब गए। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू के अखनूर में बाढ़ में फंसे 44 लोगों को बीएसएफ ने निकाला। MI-17 हेलीकॉप्टर से सभी लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। पंजाब में 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। राज्य में 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कल शिवराज सिंह चौहान और केजरीवाल करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला से आया ड्रग्स भरा जहाज बीच समुद्र में उड़ा दिया। 11 की मौत। ट्रंप ने वीडियो जारी कर चेतावनी दी। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है, मोदी चीन की पावर देख ट्रंप फायर हो गए। आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि यह तस्वीर देखने के बाद ट्रंप आग बबूला थे, गुस्से में थे, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी ये तस्वीरें। लेकिन अब जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद ट्रंप और गुस्से से लाल हो गए। अगली तस्वीर देखिए, किम जोंग उन, जी हां, तानाशाह किम जोंग उन भी चीन पहुंच गए। ट्रेन पहुंची बाकायदा और ट्रेन से चीन पहुंचे किम जोंग।
किम जोंग उन चीन पहुंचे। दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ आज मौजूद थे। सेमिकॉन 2025 में चीन से पीएम आ गए भारत। कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे भारत में स्वदेशी को आगे बढ़ाना है, उस पर काम कर रहे हैं। कैसे चिप निर्माण का कार्य और ज्यादा तेजी से हो, चिप उत्पादन का काम। दूसरी तरफ चीन की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। चीन में ये तीनों आज एक साथ थे, जिसमें पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन को आप देख रहे हैं। ये तस्वीर ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक नया गठजोड़ हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश और नेटो एक तरफ है, दूसरी तरफ पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग आकर साथ खड़े हो गए। ट्रंप को ये तस्वीरें गले नहीं उतर रही। उसके बाद इतना ही नहीं, तोपों की सलामी दी गई। आज चीन का विक्ट्री डे था, इस मौके पर तोपों की सलामी हुई। इन सारी तस्वीरों पर ट्रंप की नजर थी। ट्रंप ने क्या कहा आपको बताऊंगा, लेकिन फिर होती है जिनपिंग की एंट्री। जिनपिंग ने अपनी सेना की सलामी ली है। जिनपिंग ने पहली बार पूरी ताकत दिखाई है। चीन ने इस विक्ट्री डे परेड के मौके पर यह ताकत का एहसास क्या ट्रंप को कराना है, अमेरिका को कराना है, नेटो देशों को कराना है। और उसके बाद देखिए जरा परेड में चीनी सेना, चीन की ताकत, चीन की सैन्य ताकत। इतना ही नहीं, आज सारे हथियार सड़क पर थे। ये आप देख रहे हैं। एक ये तस्वीर थी जब चीन ने अपने टैंक्स की प्रदर्शनी की। क्या इस वक्त जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए चीन अपनी पावर अमेरिका को दिखा रहा है कि हमें कम आंकने की गलती मत करना। सिर्फ टैंक नहीं, वो भी आज विक्ट्री डे परेड में चीन ने उतार दिए, जिसका सबको इंतजार था। वो है चीनी मिसाइल। आज चीनी मिसाइल भी दिख रही थी सड़कों पर, जिसमें खुद पुतिन बैठे हुए थे।
अब आपको दिखाऊं, चीनी फाइटर आसमान में गर्जना कर रहे थे। ये चीनी फाइटर आसमान में थे और नीचे सलामी ले रहे थे जिनपिंग। और इन तस्वीरों को डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे तो अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका ने अटैक कर दिया इस दरमियान वेनेजुएला पे। ये एक जहाज आप देख रहे हैं, पानी का जहाज। अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला के इस पानी के जहाज पर। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है इसमें ड्रग्स थी, इसलिए अमेरिका ने इस पर अटैक किया। चीन ने ऐसी ताकत दिखाई कि अमेरिका और ट्रंप की नींद उड़ गई होगी। जिनपिंग ने ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल ली जिनकी जद में पूरा अमेरिका आता है। मतलब जो ट्रंप भारत और चीन को बार बार टैरिफ की धौंस दिखा रहे थे, उन्हें मोदी और जिनपिंग तकनीक और ताकत से करारा जवाब दे रहे हैं। पहले मोदी ने ट्रेड और तकनीक से नए वर्ल्ड ऑर्डर का पैगाम दिया और अब जिनपिंग ने पुतिन और किम जोंग के सामने हाईटेक हथियारों की नुमाइश की है और ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि हम न किसी से डरते हैं और न किसी की दादागिरी सहते हैं। और इन सब मिसाइलों के बीच एक मिसाइल जिस पर आपकी नजर नहीं गई, वो मिसाइल है जो चीन से सीधे अमेरिका तक मार कर सकती है। वो ताकत देखिए, ये है वो मिसाइल जो चीन से दागी जाएगी तो सीधे जाकर अमेरिका पर गिरेगी। वो मिसाइल भी आज चीन ने सामने रख दी है। ये जो आप मिसाइल देख रहे हैं, ये डोंगफेंग 5 है। इसको आप DF-5 भी कहते हैं। अब सोचिए जरा, चीन से अमेरिका तक मिसाइल अगर दागी जाएगी तो कैसे पहुंचेगी। देखिए, मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है मैप। चीन से मिसाइल दागी गई और लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और फिर पहुंचेगी अमेरिका। ये देख रहे हैं, यह है इस मिसाइल की ताकत कि चीन से इसे दागा जाएगा तो अमेरिका तक जाकर इसकी रेंज में है, इसकी जद में है। आइए अब आपको दिखाऊं इस मिसाइल की ताकत है क्या और यह कितना विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। देखिए, यह है वो मिसाइल जिसे आप देख रहे हैं। इतनी बड़ी है कि स्टूडियो में भी जगह कम पड़ रही है। यह चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल है। DF-5 मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर। 20,000। चीन से अमेरिका की रेंज 11,000 ही है। यानी पूरा अमेरिका इस चीनी मिसाइल की जद में आता है। परमाणु वॉर हेड और 4 टन विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मतलब हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 200 गुना ज्यादा। एक साथ 10 वॉरहेड दाग सकता है ये, यानी 10 जगह हमले कर सकता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल माना जा रहा है और यह है इसकी ताकत। आइए अब आपको दिखाऊं। यह तो आपने देख ली इसकी ताकत, लेकिन इसके अलावा पुतिन वहां मौजूद थे तो पुतिन के सामने उनका ही एक हथियार दिखाया गया। यह आप देख रहे हैं, यह S-400 है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो भारत ने भी रूस से लिया है। अगली तस्वीर दिखाऊं, साथ ही किलर ड्रोन्स भी शामिल थे। ये किलर ड्रोन्स दिखाए जा रहे हैं।
दावा किया जा रहा है इससे ज्यादा ताकत आज तक कभी चीन ने नहीं दिखाई है। चीन हमेशा यह कोशिश करता था कि इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन ना करे, अपनी पूरी ताकत दुनिया को ना दिखाए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो उन हालातों के बीच यह तस्वीर यह बताती है कि चीन इस बार अमेरिका को जवाब देना चाह रहा था। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस बीच ट्रंप सब कुछ देख रहे थे। ट्रंप की नजरें इन्हीं सब चीजों पर थीं, लेकिन यह जो ताकत थी इसमें कुछ और हथियार थे जो जैसे बिना पायलट के फाइटर उड़ सकता है। देखिए कौन से वो हथियार है। विक्ट्री डे परेड पर चीन में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड हुई। परेड में चीन की 45 से ज्यादा टुकड़ियों ने बीजिंग में दम दिखाया। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हथियारों से चीन ने ताकत दिखाई। परेड में पुतिन, किम जोंग समेत 26 देशों के बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिनके सामने चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल भी दिखाई। सबसे पहले देखिए जहाज किलर मिसाइल है ये। पहली बार YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइल दिखाई है। इस एंटी शिप मिसाइल को जहाज किलर कहा जाता है। आवाज से 4 से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। रडार को चकमा देने में सक्षम है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के लिए चुनौती होगी। अमेरिका के हर जंगी बेड़े और समुद्री हलचल के लिए खतरा होगी। अगला है HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम। यह चीन का नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, मतलब चीन को मिसाइल और हवाई हमले से बचाने वाला कवच। इसमें 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हुई हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के हमले नाकाम कर सकती है। इसके बाद देखिए AJX-002 ड्रोन। दुनिया ने पहली बार पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन देखे। यह पनडुब्बी के टॉर्पीडो जैसा दिखता है, चुपके से काम करता है। चीन के AJX ड्रोन समंदर में निगरानी और हमला करने में सक्षम है, यानी चीन ने समंदर में नई सैन्य ताकत हासिल कर ली है। चीन ने बिना पायलट के चलने वाले विमान भी दिखाए। बिना पायलट के ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी बना लिए चीन ने। ये जासूसी और हमला दोनों में चीन की मदद करेंगे। इस एडवांस तकनीक से चीन अमेरिका को ताकत दिखा रहा है कि वो AI जैसी तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। यह है चीन की ताकत। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर इस स्थिति में ट्रंप ये सब देख रहे थे। ट्रंप की नजरें थी इस तरफ। ट्रंप गुस्से से लाल थे। ये सिर्फ बेवजह नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप गुस्से से लाल थे। गुस्से से लाल थे इसीलिए उन्होंने फौरन ट्वीट किया। अगला ट्वीट आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप ये दावा कर रहे थे बेशक तुम जितने हथियार दिखाने हैं दिखा लो, यानी ये जिनपिंग से कह रहे थे, लेकिन तुम्हें आजादी मैंने ही दिलाई है, यानी अमेरिका ने। आइए अब आपको बताऊं ट्रंप और जिनपिंग आपस में भिड़ गए। ट्रंप क्या कह रहे हैं और जिनपिंग उन्हें कैसे जवाब दे रहे हैं, देखिए जरा। इस विक्ट्री डे के मौके पर ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने यहां स्पीच दी। उन्होंने कहा दुनिया सद्भाव से चलती है, दादागिरी से नहीं चलती है। चीन अजय है और गुंडों से कभी नहीं डरने वाला है। हम सभी इंसान एक ही ग्रह पर रहते हैं। सबको मिलकर शांति से काम करना चाहिए। दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए, जहां छोटे देशों को बड़े देश धमकाते थे, दादागिरी करते थे। चीन किसी धौंस जमाने से नहीं डरता है। जब सभी देश समान व्यवहार करेंगे और सहयोग से रहेंगे, तभी युद्ध की जड़ें खत्म की जा सकती हैं। आज मानवता के सामने फिर शांति या युद्ध चुनने का वक्त आ गया है। संवाद या टकराव, लाभ या नुकसान के बीच चुनाव का समय है, जिसमें चीन शांति और मानव प्रगति के पक्ष में खड़ा रहेगा। अब देखिए जिनपिंग के बाद ट्रंप क्या कह रहे हैं। जिनपिंग और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। इस मौके पर मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग को भी दे दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो अमेरिका ने उनके देश की आजादी के लिए किया है। चीन की जीत में कई अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई है। दरअसल आपको बताऊं अमेरिका का चीन की आजादी से क्या ताल्लुक है। दरअसल 1937 में चीन और जापान में हुआ भीषण युद्ध। जापान ने चीन पर भीषण हमले किए, उस पर भारी पड़ा जापान। जापान ने चीन के करीब 30% हिस्से पर उस वक्त कब्जा कर लिया था। तब चीन की मदद के लिए अमेरिका सामने आया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जापान पर एटम बम दाग चुका था और इसलिए अमेरिका के उतरते ही जापान बैकफुट पर आ गया। हालांकि इस संघर्ष में अमेरिका के सैनिकों की जान गई थी, लेकिन 3 सितंबर 1945 को चीन को अपने इलाके पर फिर से कब्जा मिला। ट्रंप इसलिए चीन के विक्ट्री डे परेड पर अमेरिकी योगदान की बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो विक्ट्री डे परेड है, ये होती इसलिए है क्योंकि जापान
तब हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, इसलिए ये विक्ट्री डे परेड चीन मनाता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं किम जोंग और जिनपिंग। चीन एक महान राष्ट्र है जो कभी किसी उकसावे या दादागिरी से नहीं डरता और किसी भी मदद को हमेशा महत्व देता है। इतिहास गवाह है कि चीन के लोगों ने एक साथ मिलकर दुश्मनों को पस्त किया है। ये काफी अच्छा मौका है जब हम और पुतिन अपनी चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले साल जून में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समझौते के मुताबिक हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी भी तरह हमें रूस की मदद का मौका मिलेगा तो हम उसे अपना कर्तव्य समझेंगे। तो आपने देख लिया ट्रंप ने क्या कहा और जिनपिंग ने कैसे जवाब दिया। हालात ऐसे थे, लेकिन ट्रंप के करीबी दोस्त हैं, उनकी एक तस्वीर दिखाऊं आपको। ये उनकी फजीहत हुई थी, दुनिया ने देखी थी कि मोदी और पुतिन जा रहे थे, शाहबाज पीछे देख रहे थे, ताक रहे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं मिलाया, कोई आगे नहीं बढ़ा। इतना ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन शाहबाज का दिन खराब था। यह हालात खराब है मुल्क के कि फजीहत पे फजीहत हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, इसके बाद क्या हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, ये शाहबाज पहुंचे, शाहबाज खड़े इंतजार कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं मिला रहा। देखिए एक तरफ जिनपिंग खड़े हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी खड़ी है और शाहबाज इंतजार कर रहे हैं, बीच में खड़े रह गए। पहली फजीहत आप देख रहे हैं शाहबाज की। अब आइए शहबाज शरीफ की, इतना ही नहीं, दूसरी फजीहत देखिए, ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ ये सबसे पीछे खड़े हैं, बीच में आपको देखिए कौन दिख रहा है, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग बात कर रहे हैं आपस में। शाहबाज देखिए पीछे मुंह ताक रहे हैं कि शायद उनसे भी बात करेंगे, लेकिन शाहबाज से कोई बात नहीं कर रहा है। सोचिए वर्ल्ड लीडर्स खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ एक देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन पीछे खड़े हैं, वो तीनों बात कर रहे हैं, शाहबाज बॉयकॉटेड पीछे खड़े हुए हैं। ये न सिर्फ शाहबाज की फजीहत है बल्कि पाकिस्तान की भी फजीहत है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं सीढ़ी चढ़ रहे हैं नेता और पीछे देखिए शाहबाज आपको नजर आ रहे हैं। नेता पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग सीढ़ी पर आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे शाहबाज, कोई मतलब ही नहीं है। तीनों बड़े नेताओं को शाहबाज से कोई मतलब नहीं, वो पीछे हैं। लेकिन देखिए दो देशों में बराबरी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बराबरी जब नेता साथ में मिलते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। इसे केमिस्ट्री भी कहते हैं, ताकत भी कहते हैं और बराबरी का दर्जा भी कहते हैं। भारत का खैर पाकिस्तान से कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए आपने देख लिया शाहबाज का हाल, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो किस तरह से उनका वेलकम होता है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यहां तक तो ठीक था, एक और तस्वीर देखिए जरा, शाहबाज शरीफ की एक और फजीहत। पुतिन के सामने बैठे थे और देखिए पुतिन उन्हें बता रहे हैं कि ये हेडफोन लगाना कैसे। शाहबाज से हेडफोन नहीं लग रहा है, हेडफोन बार बार छूट जा रहा है। पुतिन ने हेडफोन उठाया और हेडफोन लगाया। देखिए उन्हें करके बता रहे हैं पुतिन कि हेडफोन ऐसे लगाते हैं और शाहबाज से लग नहीं रहा है, सारी कोशिशें कर ली, फिर निकल गया हेडफोन। पुतिन दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़कर ऐसे कान में लगाओ। अब ये शाहबाज को हेडफोन लगाना नहीं आ रहा था या इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष के सामने बैठकर लगा नहीं पा रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है, पुतिन के सामने बैठते हैं उनका यही हाल होता है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2022 की तस्वीर, दूर मत जाइए। 22 के बाद 25 में भी हाल यही है, 22 में भी नहीं लगा पा रहे थे हेडफोन। देखिए 22 में खड़े हैं, बैठे हैं, ये देखिए पुतिन उस वक्त भी हंस रहे थे, इनका हेडफोन बार बार निकल जा रहा था। Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? अब देखिए जरा शाहबाज की जगहसाई शुरू हो गई, लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? फिर ट्रोल हो रहे हैं शाहबाज। ये तस्वीर उसी की है, शाहबाज ने जो सूट पहना है उस सूट की पैंट देखिए बहुत ऊंची, इस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं पुतिन के सामने ईयरफोन भी नहीं लगा पाए शाहबाज, साथ ही पुतिन के सामने छोटी पैंट में भी शाहबाज शरीफ दिखे। सोशल मीडिया पर दोनों तस्वीरों को लेकर ट्रोल हुए।
एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पैंट की बजाय कैपरी पहन रखी थी। शाहबाज के साथ पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। एक यूजर ने लिखा, पुतिन सोच रहे होंगे बेटा अगला नंबर तेरा ही होगा। शाहबाज ने अपने छोटे भाई की पैंट पहन रखी है। शाहबाज को अपना सूट जरूर कहीं से मिला है भीख में। एक यूजर लिख रहे हैं, उनकी पैंट देखकर तारिक फतेह भाई की याद आ गई। तारिक फतेह कहते थे बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही। अक्सर विदेश दौरे पर जाने पर शाहबाज का मजाक उड़ता है। तुर्की के दौरे पर जाने पर भी खूब ट्रोल हुए थे। सोशल मीडिया पर कहा गया ये सब फोन पर कर लेते, इसके लिए पाकिस्तान के करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर दिए। और आइए अब आपको बताऊं एक और तस्वीर। शाहबाज शरीफ जब पुतिन के सामने पहुंचे तो वहां इंडिया इंडिया गाने लगे। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो नेताओं की तस्वीर किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है, यह बताता है दोनों के बीच क्या और किस हद तक बात होती है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, एक ये तस्वीर। जब शाहबाज शरीफ पुतिन के सामने थे तो इंडिया इंडिया बोल रहे हैं। A relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be. अब देखिए शाहबाज क्या कह रहे थे पुतिन से। चीन में शाहबाज ने पहले मोदी और पुतिन की दमदार दोस्ती देखी और फिर साथ देने के लिए पुतिन के सामने शाहबाज गिड़गिड़ाने लगे। मोदी के भारत लौटते ही शाहबाज ने पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें शाहबाज ने कहा वो भारत के रिश्तों का सम्मान करते हैं, भारत के साथ रूस के रिश्ते एकदम सही और अच्छे हैं, लेकिन हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। पुतिन जैसे शानदार नेता के साथ बात और साझेदारी करके खुशी होगी हमें। पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में रूस जैसे बड़े देश से रिश्ते मजबूत करना उसकी मजबूरी है। फिर पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी ने जैसे समीकरण बनाए हैं, उसने पाकिस्तान और शाहबाज को टेंशन में डाल दिया है। इस वक्त उन्हें लग ये रहा है कि भारत रूस से भी डील कर रहा है, चीन से भी व्यापार बढ़ा रहा है अपना। ऐसे में हम अपने पड़ोस में ही गिर जाएंगे, हमें आखिर बचाएगा कौन। इसलिए शाहबाज कभी पुतिन के पास हाथ मिलाने पहुंच जाते हैं और अब मोदी से दोस्ती का हवाला देकर साझेदारी की गुहार कर रहे हैं पुतिन से और कह रहे हैं मैं मॉस्को आकर भी पुतिन से मुलाकात करूंगा और बात करूंगा। आइए आपको सुनवाता हूं वो बाइट जिस पर सबसे ज्यादा मजाक उड़ रहा है, उनकी बेबसी दिख रही है। सुनिए। We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. That we respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. Your Excellency, I'd like to. हम पुतिन का आभार जताते हैं कि रूस भी हमें समर्थन दे रहा है और क्षेत्र में हमें एक संतुलनकारी भूमिका के रूप में देख रहा है। यकीनन हम आपके भारत के साथ संबंधों का सम्मान करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है और हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं जो क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहायक होंगे। और अब रूस और पाकिस्तान सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कि ट्रंप अपने ही देश में घिर गए। कैसे घिरे हैं? भारत पर टैरिफ लगाकर अब चारों तरफ ट्रंप की फजीयत हो रही है। देखिए जरा कौन है वो लोग जो ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं, दिखाऊं आपको। सबसे पहले देखिए ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिका के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। टैरिफ और ट्रेड के दम पर मैंने कई जंग रुकवा दी हैं। भारत जो भी सामान बना रहा था उसे अमेरिका भेज रहा था वो, लेकिन 100% टैरिफ के चलते हम भारत से कुछ नहीं ले रहे थे। भारत के साथ हम ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे और लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे। ट्रंप ये कह रहे हैं अमेरिका भारत से कोई टैरिफ नहीं ले रहा था, ये मूर्खता थी, मैंने इसे ठीक किया है और एक तरफा टैरिफ का जवाब दिया है, ट्रंप ने कहा है। लेकिन अब ट्रंप को कौन जवाब दे रहे हैं? देखिए एडवर्ड प्राइस प्रोफेसर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के हैं, इन्होंने कहा ट्रंप को भारत से माफी मांगने की जरूरत है। ये कह रहे हैं अमेरिका को भारत पर 0% टैरिफ लगाना चाहिए। भारत 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है। अमेरिका भारत के रिश्तों से तय होगा कि चीन और रूस में आखिर क्या होगा। अगला नाम है एलेक्स स्टब, राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के। ये कह रहे हैं अगर हमने भारत से सम्मानजनक दोस्ती नहीं की तो हार जाएंगे। एससीओ बैठक याद दिलाती है कि ग्लोबल सत्ता का संतुलन बदल रहा है इस वक्त। अगला नाम है रो खन्ना, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं। कह रहे हैं ट्रंप के अहंकार के चलते भारत अमेरिकी रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं।
ट्रंप इसलिए नाराज हैं कि भारत ने नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। ट्रंप की नीतियां भारत को चीन और रूस की ओर ढकेल रही हैं। यानी ट्रंप को चारों तरफ से सुनने को मिल रहा है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यमुना का रौद्र रूप डूबने लगी दिल्ली। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये यमुना उफान पर है, यमुना का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। और दिल्ली के नजदीक देखिए जरा, ग्रेटर नोएडा में बताया जा रहा है 1000 से ज्यादा फार्म हाउस जो थे वो डूब गए। 5-5, 6-6 फीट पानी भरा इन फार्म हाउस में। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये दिल्ली का आप एरियल व्यू ड्रोन शॉट देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी पानी नजर आ रहा है। ये देखिए घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग अपना सामान, कूलर, फर्नीचर निकाल रहे हैं। कुछ इलाकों में तो इस कदर पानी भरा है कि इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में जो शमशान है निगम बोध घाट, उसमें भी पानी भर गया है। स्थिति यह है कि अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। यमुना का पानी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, दिल्ली से लेकर नोएडा तक लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। यमुना के पानी ने अब लोगों के घरों तक दस्तक देनी शुरू कर दी है। सड़कों से मैदान और शमशान तक सैलाब का सितम नजर आने लगा है। दिल्ली में हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और अब आपको बताऊं दिल्ली में हाल क्या है। चारों तरफ पानी है, इधर ये पानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक भी आ रहा है। फार्म हाउस डूब गए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1500 फार्म हाउस डूब गए। इन फार्म हाउस में 5 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए गए थे और इसलिए अब यमुना का जलस्तर बढ़ने पर यहां सैलाब आ गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को फार्म हाउस खाली करके यहां से पलायन करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी कई इलाकों में घर में आधा मंजिल तक डूब गए। निगम बोध शमशान घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इससे अंतिम संस्कार की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 25 जगह राहत शिविर दिल्ली में बनाए गए। यमुना पर स्थित लोहा पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया इस वक्त। आइए अब आपको दिखाता हूं कि ये दिल्ली के बाद देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जम्मू लिए चलता हूं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां अभी पानी के हालात क्या हैं। ये रियासी डैम की तस्वीर है।
अगली तस्वीर देखिए जरा, जम्मू के डोडा से तस्वीर आई है। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से लगातार बारिश के बाद देखिए चट्टानें खिसक रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। जम्मू के अखनूर की तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अखनूर में हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। पंजाब की तस्वीर देखिए जरा, पंजाब की स्थिति बहुत खराब है। लगातार बहुत से एक्टर, क्रिकेटर आगे आ रहे हैं जो पंजाब के कई गांव जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें गोद ले रहे हैं। वही एक्टर रणदीप हुड्डा भी पंजाब में है, उनकी एक तस्वीर सामने आई है, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटे। जी नहीं, मेरी गल तो थोड़ा चीज आप बोल नहीं रही। अब आपको दिखाऊं पंजाब में हालात क्या हैं। भगवंत मान खुद पहुंचे हुए हैं। पंजाब में बारिश और बाढ़ लगातार तबाही मचा रही है। इस वक्त सभी 23 जिलों में 1400 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 30 लोगों की मौत हुई है, 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं अब तक। पंजाब में 1988 के बाद से आई सबसे भीषण बाढ़ से पंजाब जूझ रहा है। 7 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। यहां आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसदों ने एक महीने का वेतन राहत कोष में दे दिया है। इसके अलावा पंजाब के सभी आईपीएस ने 1 दिन का वेतन दे दिया है अपने। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए दिए हैं। 50 लाख रुपए अमृतसर में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए दिए गए, जबकि 2 करोड़ 75 लाख रुपए बांधों की मरम्मत के लिए दिया गया है। अभिनेता गायक दिलजीत दोसांझ ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित गुरदासपुर, अमृतसर के 10 गांव गोद ले लिए। इन सभी गांवों में दिलजीत दोसांझ सक्रिय रूप से राहत कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा कई और सितारे भी पंजाब की मदद के लिए सामने आए हैं। फिलहाल पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है। सुनिए जरा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पंजाब पिछले कई दिनों से जो है बाढ़ से जूझ रहा है और पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं। आज पूरे स्टेट के 23 डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लड अफेक्टेड घोषित कर दिया गया है। दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन और पंजाब ने कभी भी इतने वर्स्ट फ्लड्स नहीं देखे। अभी तक ब्यास और रावी ने नुकसान पहुंचाया था। अब सतलुज का भी जो है, जो हमारा मेजर डैम है नॉर्थ इंडिया का, भाखड़ा नंगल डैम, उसका जो वाटर लेवल है वो 1678.10 फीट क्रॉस कर चुका है। और आइए बाढ़ बारिश के बाद आगे चलते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगली खबर है कि आखिर क्यों हेमंता बिस्वा शर्मा और मदनी आमने सामने। बुलडोजर एक्शन पर घमासान हो गया है। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है और दूसरी तरफ महमूद मदनी है, जमीयत के अध्यक्ष। हुआ क्या दरअसल, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। बुलडोजर एक्शन बड़ी वजह है। यह आप देख रहे हैं असम में बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। और जहां यह बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मदनी वहां पहुंचे हैं। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, अतिक्रमण हटाया गया है उन जगहों पर महमूद मदनी पहुंचे हैं और उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए हैं। और इसी बुलडोजर एक्शन पर हेमंता और मदनी भिड़ गए। असम में 1 महीने से बेदखली अभियान जारी है। 4 जिलों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। असम सरकार जोर शोर से अतिक्रमण पर कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आवाजें उठ रही हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधि असम के दौरे पर हैं। खुद अरशद ने पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम और मदनी के बीच बयानबाजी तेज हो गई। अब आइए आपको बताऊं ये घमासान क्यों मचा है। दरअसल मदनी ने इस अभियान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है।
उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। मदनी ने खुद असम जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधि असम गए। इस प्रतिनिधि मंडल में मदनी समेत 7 सदस्य शामिल हैं। बेदखली के लिए व्यवस्था के भीतर काम करना चाहिए, राज्य सरकार को इसे नफरती ढंग से नहीं करना चाहिए। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभियान को सही बताया। हेमंता बिस्वा ने मदनी पर निशाना साधा। बिस्वा ने पूछा, मदनी कौन है, क्या खुदा है? कांग्रेस के समय ही मदनी की बहादुरी चलती है, बीजेपी के समय में मदनी की बहादुरी के सबूत नहीं है। अगर वो ज्यादा करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। असम का मैं मुख्यमंत्री हूं, मदनी कहां है? जमीयत नेता अगर राज्य में आकर कुछ करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजा जाएगा। हम उन्हें राज्य में जाने की अनुमति दे रहे हैं ताकि वो देख सकें कि अतिक्रमण करने पर क्या होता है। हेमंता के वार पर मदनी ने जवाब दिया, कहा वो सोमवार से असम के दौरे पर है। वो कह रहे हैं हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजा जाएगा। जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम क्या कह रहे हैं और महमूद मदनी क्या कह रहे हैं। मादानी की भगवान निकी तो मादानीर बहादुरी कांग्रेस থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীর একো বাহাদুরি নাই। বেশি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম। মাদানীক বেশি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। सीएम মই হে, सीएम मादानी নহয় নহয়, মই মাদানী ফাদানীক। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। अब आपको दिखाऊं जरा ये जो असम में बेदखली अभियान चल रहा है वो है क्या। दरअसल असम में 1 महीने से बेदखली अभियान चल रहा है और असम के 4 जिलों में यह अभियान अभी भी जारी है। 3000 से ज्यादा परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। ग्वालापाड़ा जिले में 140 हेक्टेयर वन भूमि खाली कराई गई। इस दौरान 1080 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर असम में भी अभियान चल रहा है। ऐसी जमीनों की पहचान के बाद वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। विपक्ष ने इस अभियान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही 2021 से अब तक 160 वर्ग किलोमीटर जमीन छुड़ा ली गई। 50,000 लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। विपक्ष असम में इस कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन का विपक्ष ने समर्थन भी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बेदखली अभियान चलाने की अपील की और उसके बाद से यह एक्शन हो रहा है जिस पर मदनी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। अब जीएसटी के 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। 22 सितंबर से लागू होगी ये घोषणा। बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी। 12% और 28% का स्लैब खत्म होगा। अब बारी है, आपको बताते हैं लाइफ का फंडा में क्या है खास। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जरा सी नाकामी या तकलीफ से हम हताश हो जाते हैं, तो हमको अब्राहम लिंकन से सीखना चाहिए कि कैसे बार बार गिरकर भी उठा जाता है और कैसे मंजिल तक पहुंचा जाता है। बेहद गरीब परिवार में जन्मे लिंकन की कहानी दुख, दर्द और मुश्किलों से भरी थी। खेतों में काम करते हुए उन्होंने पढ़ाई की, फिर कारोबार किया तो नाकाम हो गए। वकालत शुरू की तो वो भी नहीं चली। कई बार चुनाव हारे। निजी जिंदगी में भी हमेशा अनबन और परेशानियां झेलते रहे। एक बार तो दिमागी संतुलन तक खो बैठे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 59 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दास प्रथा का अंत कर अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। लिंकन ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को लाइफ का फंडा दिया है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपकी जिद और तैयारी हमेशा हार से बड़ी होनी चाहिए। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे स्वीकार करें। बहरहाल फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।